फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक ही लक्ष्य। तो आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए टॉपिक है कि सीबीएसई के जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो 2022-23 के अंदर जो इस साल इस एकेडमिक ईयर में एग्ज़ाम देंगे सीबीएसई क्लास 10th का, उनके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो जो है सिलेबस को लेकर है कि सीबीएसई का क्या सिलेबस है 2022 से 23 के बच्चों के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए, और सारा प्रोसीजर की कितने टॉपिक जो है रिड्यूस हुए हैं, क्या क्या पैटर्न में चेंज आया है, क्या क्या सिलेबस में चेंज आया है, और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, क्या क्या रिसोर्सेज रहेंगे, आप कैसे तैयारी करें, और भी बहुत सारा कुछ इस वीडियो में है। बस आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। इसमें बहुत ही ज़रूरी जानकारी इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सीबीएसई क्लास 10th सिलेबस फॉर 2022 टू 2023 स्टूडेंट इन फुल डिटेल के अंदर मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो इसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है पूरा, आपको बताने के लिए कि क्या क्या पूरा सिलेबस रहेगा और क्या क्या चेंज है, और जो भी कुछ है मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा अभी। आप बस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहली बात यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रिलीजेस अ न्यू सीबीएसई क्लास 10 सिलेबस 2022 टू 2023 ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस एकेडमिक ईयर का क्लास 10 के लिए सिलेबस रिलीज कर दिया है। हालांकि उसने जो वेबसाइट है सीबीएसई जो है, उन्होंने जो सिलेबस है वो 21 अप्रैल 2022 को रिलीज़ कर दिया था। मेरे को थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन मैं आपको उसमें इस वीडियो में हर एक चीज़ बताऊंगा जो भी आपको ज़रूरतमंद लगेगी और जिसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टॉप लिंक लगाए हुए हैं। जितने भी बच्चे हैं नाइन्थ के, अभी इसमें नाइन्थ के बच्चों का भी जो सिलेबस है और वो सब जो भी कुछ है उनका भी सारा इसमें मैंने कवर कर लिया है। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें कवर कर लिया है। ये आपको कुछ लिंक मैंने डाले हुए हैं। ये लिंक जो है आप देख सकते हैं, इनिशियल पेज, ये आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे भी सेम एज इट इज़ मिल जाएंगे। सेम ये लिंक वहाँ पे, आप सबसे पहले अगर इस लिंक पे जाएंगे तो ये है इनिशियल पेज। यहाँ से आप जो पूरा कॉरिकुलम होता है, आप जो है सिलेबस को जानने से पहले आप अपना कॉरिकुलम को जान सकते हैं कि आपको क्लास 10th के अंदर कैसे अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं, कौन से स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, और कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, और जो भी कुछ है आपको इनिशियल पेज के अंदर जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस पे जाने के लिए आपको सिंपल, अब अगर आप लैपटॉप में चला रहे हैं अब अगर आप लैपटॉप में चला रहे हैं तो सिंपल आपको कंट्रोल के बटन पे प्रेस करके इस लिंक पे प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे आप मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये ओपन हो गया है, वही पेज जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ से आप अभी हम सेकेंडरी करिकुलम 9-10 पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं वही पेज आ जाएगा। आप यहाँ से इनिशियल पेज पे जाएंगे। हालांकि ये जानकारी सबको पता होती है और जानने की ज़रूरत नहीं होती इतनी, तो वैसे डिटेल रहेगी ये पूरी। आपको अगर यहाँ पे जाके जानना हो तो आप इसमें जाके सारी जानकारी जान सकते हैं। लेकिन आज की मेरी वीडियो का मोटिव ये बताना नहीं है, मेन सिलेबस बताना है, रिसोर्सेज बताना है, और कैसे आप तैयारी करें, कैसे आप जो है 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं, इवन 100% भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसी स्ट्रेटेजी के साथ, इस तरीके के साथ जो मैंने इस वीडियो में बताया उस तरीके से अगर आपने तैयारी करी तो। इफ़ यू गो विद दिस वीडियो कंटेंट now, then you can easily get 95% in class 10th
बोर्ड एग्ज़ाम और इवन 100% एंड अबव। तो मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ और ये से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने और भी लिंक लगाए हुए हैं। आप यहाँ से अपनी लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं और वो सब मैंने आपको बताया। अब मेन बात कर लेते हैं हम सेकंड की सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस ऑफ मेन एग्ज़ाम। जो सीबीएसई का क्लास 10th का जो मेन एग्ज़ाम होता है आपका, जो साल के एंड में होता है, जो फेब में या मार्च में स्टार्ट हो जाता है, या तो फेब के एंड में होता है या मार्च की स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है वो एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम में जो है आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, वो जो आपका पेपर रहेगा, वो टोटल 80 मार्क्स का होगा। मेन सब्जेक्ट जो है इसमें आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट कह लो, जो आपको मिलते हैं, इसमें आपकी चॉइस नहीं होती कि आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ये आपको पहले से ही मिलते हैं ये सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट जो है वो एक मैथमेटिक्स है। हालांकि आप मैथमेटिक्स में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स लेनी है या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। सेकंड साइंस आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है। सोशल साइंस भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है यहाँ पे। हिंदी में आपका कोर ए और कोर बी, कोर मीन्स कोर्स यहाँ पे कह सकते हैं, हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी, ये दो ऑप्शन रहते हैं आपके हिंदी में भी। आप ले सकते हैं और अपने हिसाब से जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ को आपको पढ़ने का। पांचवा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं। इंग्लिश में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और इंग्लिश कम्युनिकेटिव, ये दो सब्जेक्ट रहते हैं इंग्लिश के अंदर। आप इनमें से भी आपको कोई एक कंपलसरी चूज़ करना ही होता है। हालांकि बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं जो सीबीएसई अफिलिएटेड होते हैं, तो वो उनमें ऐसा होता है कि आपको चॉइस नहीं होती इनमें, आपको सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट में चॉइस रहती है। ये सारे आपके फिक्स रहते हैं कि आपको क्या मिलने वाले हैं। लेकिन बहुत जगह चॉइस रहती है, तो वो चॉइस किस में होगी वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका छठा सब्जेक्ट होता है, जो आपकी मर्जी होती है कि आप खुद की मर्जी से लेना चाहते हैं, नहीं आपका इंटरेस्ट है कि आपको ये चीज़ सीखनी है, किसी भी एक सब्जेक्ट को सीखना है, तो आप वो ले सकते हैं। तो स्किल सब्जेक्ट कहते हैं इसे। जैसे कि वो आपके इंटरेस्ट के बेस पे है, जैसे वो आप इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी भी होम साइंस या कोई भी आपका अलग से खुद का प्रेफरेंस के हिसाब से कोई आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर और भी सब्जेक्ट है। लेकिन आपको इनमें से कोई एक लेना होता है, एनी वन ऑफ देम इसमें से आपको लेना होता है, या फिर आप इसे छोड़ भी सकते हैं, आप नहीं ले सकते क्योंकि ऑप्शनल है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं कुछ जो कंपलसरी रहते हैं, जैसे संस्कृत है। बहुत जगह संस्कृत सब्जेक्ट जो है मैंने देखा है, संस्कृत या आईटी सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी रहता है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन बहुत जगह नहीं भी रहता है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की बात करेंगे। इसके बाद में बात कर लेता हूँ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। मतलब कि इंटरनल असेसमेंट होता है आपका 20 नंबर का। मतलब कि आपको स्कूल की तरफ से 20 नंबर मिलते हैं, पूरे 20 नंबर नहीं कि हाँ, लेकिन 20 नंबर में से आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे स्कूल की तरफ से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो वो स्किल जो होती है जिसके बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, वो तीन तरह की होती है। एक होती है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बेस पे कि आपकी जो, जैसे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, आपको स्किल कराए जाएंगे कुछ फिजिकल स्किल्स, उससे आपका चेक करा जाएगा कि आपका फिजिकल फिटनेस क्या लेवल है। आपकी मेंटल हेल्थ को और आपकी हेल्थ परफॉर्मेंस को चेक करा जाएगा, है ना, हर स्टूडेंट को। उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं 20 में से। और वर्क एक्सपीरियंस आपको कितना है किसी भी फील्ड में, किसी में भी, अगर आपने पहले कभी कोई स्पोर्ट खेला हो, या फिर आपने किसी सब्जेक्ट में अच्छे खासी नॉलेज गेन कर रखी हो, या फिर किसी भी स्किल हो जो भी आपको आती हो, उसके बेस पे आपको यहाँ से नंबर मिल सकते हैं। सेकंड यहाँ पे मैं बात करता हूँ आर्ट एजुकेशन, या आपको कौन से तरह का, आपको खुद से क्या आर्ट आता है, या फिर पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं, कि आपको खुद से अलग से कुछ ऐसा स्पेशल क्या आता है जो और बच्चों को नहीं आता।
इस बेस पे भी आपको नंबर यहाँ से मिलते हैं 20 में से। अगर आप ये तीनों स्किल को फुलफिल करते हैं, अच्छे से इन चीज़ों में एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो आपको यहाँ पे 20 में से 20 नंबर में लाने से कोई नहीं रोक सकता। और बाकी इसकी जानकारी और जानने के लिए कि इंटरनल असेसमेंट में किस बेस पे आपका प्रोसेस रहता है, कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट रहता है, उसके लिए आप इस लिंक पे कंट्रोल प्रेस करके इसमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे आप, वो ओपन हो जाएगा, फिर आप देख सकते हैं। ये पीपीटी ये पीडीएफ जो है ये मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा मैं, और साथ ही सीबीएसई की वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, उसका सिलेबस का लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप इजीली डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगा रिड्यूस कंटेंट फ्रॉम क्लास 10th सिलेबस फॉर 2022-23। मतलब इस साल जो है आपका क्या क्या कंटेंट जो है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक जो है वो इस साल हटाए गए हैं, और किस किस सब्जेक्ट में से वो क्या क्या हटाया गया है, वो हम सब जानेंगे आज। तो मैं पहले बात करूँगा मैथमेटिक्स की, फिर साइंस की, फिर सोशल साइंस, हिंदी, फिर इंग्लिश, और फिर आपका जो छठा सब्जेक्ट है ऑप्शनल, उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज संस्कृत की बात करूँगा। सबसे पहले मैथमेटिक्स में जान लेते हैं। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये टेबल इंसर्ट करी हुई है यहाँ पे। इस टेबल में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, रियल नंबर में आपको एनसीईआरटी में, अभी आप अगर आपके पास एनसीईआरटी हो या फिर ना हो, तो आप आपके पास ई बुक हो अगर क्रोम में, तो या फिर ऑनलाइन आपके पास ई बुक हो एनसीईआरटी है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसकी, तो उसमें आप मार्क कर सकते हैं या फिर अलग से नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। जी हाँ, ये सब जो मैं आपको ही बता रहा हूँ ये आपको नहीं पढ़ना है, कहीं ऐसा ना हो आप यही पढ़ ले। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, तभी मैंने आपको पहले ही कहा था कि वीडियो स्किप ना करें और फोकस करें। तो मैथ्स में बात कर रहा हूँ मैं, आप टिक कर सकते हैं एनसीईआरटी पे। चैप्टर 1 रियल नंबर में पेज नंबर 2 से 7 तक आपका जो टॉपिक जो भी है बुक के अंदर वो ड्रॉप हो गया है। और अगर आपको बाय नेम ऑफ टॉपिक, टॉपिक के नाम से जानना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हटा दिया गया है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन को हटा दिया गया है। चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर चैप्टर 1 में 15 to 18 पेज नंबर भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में 33 पेज नंबर से 37 पेज नंबर में जितना भी कंटेंट है आप उस पर ऊपर अपने पेंसिल से क्रॉस मार्क कर सकते हैं एक सर्कल के अंदर, या फिर आप कोई भी एक साइन बना सकते हैं जिससे आपको इंडिकेट हो जाए कि वो आपको नहीं पढ़ना है। जो पॉलिनोमियल में है वो टॉपिक जो आपका डिलीट हुआ है, ड्रॉप हुआ है, वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। और चैप्टर 3 आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसमें आपका पेज नंबर 39 से 46 तक हटा दिया गया है। और इसमें आपका टॉपिक जो आता है वो आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और आपका आता है 57 से 69 पेज नंबर तक आपका ये भी रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस में से, जिसमें आपके टॉपिक आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका 76 से 88 पेज नंबर तक आपका रिमूव हो गया है, जिसमें आपका सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नाम से भी लग रहा है, तो इसको भी आपके लिए हटा दिया गया है। 91 से 92 पेज नंबर जो है वो भी आपका इस चैप्टर से हट गया है। नेक्स्ट चैप्टर 5 आप में से आपका कुछ भी नहीं रिमूव हुआ है। चैप्टर 6 में ट्रायंगल्स की बात कर ले, ट्रायंगल्स में जो है पेज नंबर 141 से लेके 144 तक आपका जो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है और पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने को आ जाती थी, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी आपके यहाँ से हटा दी गई है 144 पेज नंबर से 1
54 पेज नंबर तक। उसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर 7 की, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपका पेज नंबर 168 से 172 तक ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसमें आपके टॉपिक कवर होते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपका हटा दिया है। उसके बाद चैप्टर 8 की बात कर ले तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर 87 पेज से लेके 187 पेज से 190 तक हटा दिया है, और 193 से 194 पेज हटा दिया है, जिसमें आपका टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चैप्टर 9 में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 195 से 196 पेज नंबर, और पेज नंबर 205 इंट्रोडक्शन जो आपका बताया हुआ है वो यहाँ से हटा दिया है। चैप्टर 9 कंस्ट्रक्शन जो है, इसके अंदर आपका पेज नंबर 216 से 222 पेज नंबर तक हटा दिया है, जिसके अंदर आपके टॉपिक कवर होते हैं इंट्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल, और समरी इस चैप्टर की, ये सब आपका हटा दिया है। चैप्टर 12 में बात करें तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसके अंदर पेज नंबर 223, 224, 226, 225 और 231 से 238 ये सारा हटा दिया है। इसमें आपके टॉपिक्स जो कवर होते हैं वो इंट्रोडक्शन कवर होता है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल रिव्यू जिसका बताया है, और साथ ही इसमें आपका एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स ये भी आपका रिमूव हो गया है। चैप्टर 13 में बात कर ले तो इसमें आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जो बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा ही हार्ड लगता है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी है, और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी हैं, जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तो उसके अंदर जो है पेज नंबर 248 से 252 और 252 से 259 तक हटा दिया है, जिसमें आपका टॉपिक कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर और फ्रस्टम ऑफ ए कोन ये भी हटा दिया है। चैप्टर 14 की बात कर लें यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर 289 से पेज नंबर 294 तक हटा दिया है, जिसमें आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक आता है। और चैप्टर 15 में प्रोबेबिलिटी में आपका 295 से 296 पेज नंबर और 311 और 312 पेज नंबर, इसमें इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज आती है जो ऑप्शनल है, वो भी आपकी हटा दी है। और इसके जो पीछे एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में जो है वो 345 से 347 तक और 349 से 351 और 354 से 360 और 362 पेज नंबर को हटा दिया है। तो ये बात आपको मैंने बताई कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो रिमूव हो गए हैं आपके मैथमेटिक्स में से क्लास 10th के सीबीएसई टॉपिक में। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में कंटेंट बहुत है और मेरे को सारा कंटेंट आपको डिलीवर करना है, आपको सब बताना है कि क्या क्या पूरा सिलेबस का प्रोसीजर है और क्या क्या हटाया है और क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इसीलिए मैं फास्ट स्पीड में आपको बता रहा हूँ। साइंस में बात कर लेते हैं आप। तो साइंस में आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर है, ये पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। इसमें आपके टॉपिक जो थे जो डिलीट हुए हैं, हालांकि ये पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है तो टॉपिक डिस्कस नहीं करने का कोई सवाल नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं बात कर लूँ तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन, ईयरली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डॉबिनियर ट्रेड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज को हटा दिया है। और हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर है, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, ये आपका टॉपिक हटा दिया है। थर्ड की बात कर ले तो थर्ड चैप्टर आपने द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड आपका जो चैप्टर है, इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग इन एक्सप्लेनिंग कलर चेंज ऑफ ए सन एट सनराइज एंड सनसेट,
ये आपका हटा दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हालांकि इस चैप्टर का नाम है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस्ड करंट और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और इलेक्ट्रिक जेनरेटर, ये टॉपिक आपका हटा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो चैप्टर आपका जो है फुल चैप्टर डिलीटेड। दिस इज ऑल्सो बेस्ट न्यूज फॉर ऑल स्टूडेंट सीबीएसई क्लास 10th की, आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर को भी हटा दिया गया है पूरा का पूरा, जिसके अंदर आपके टॉपिक्स आते थे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी और बायोगैस और विंड वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये हटा दिया है। नेक्स्ट और फाइनल चैप्टर की बात कर ले साइंस के अंदर तो वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपका एक चैप्टर है। दिस चैप्टर विल नॉट बी एसेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन, इट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। मतलब कि ये चैप्टर जो है आपका हटाया तो गया है, लेकिन आपके जो मेन एग्ज़ाम है, आपका जो मेन फाइनल एग्ज़ाम होगा सीबीएसई का 2022-23 का फेब या मार्च में, उसके अंदर आपका इस चैप्टर से कोई भी एग्ज़ाम के अंदर टॉपिक नहीं आने वाला। जो क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक डिलीट हो गए हैं जैसे कि कन्वर्सेशन एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, forest and wildlife, coal and petroleum conservation, examples of people's participation for conservation of natural resources, biodams, advantages and limitations, alternatives if any, अगर कोई हो, वाटर हार्वेस्टिंग और सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके साइंस सब्जेक्ट में से, आपके ये चैप्टर्स में से ये टॉपिक सारे हटा दिए गए हैं। इसमें दो जो बेस्ट आपके लिए गुड न्यूज़ है वो ये है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा पूरा चैप्टर हटाया गया है, और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में से आपके सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के अंदर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या आपके कुछ भी पूछा जाएगा तो इस चैप्टर से वो इंटरनल असेसमेंट में ही पूछा जाएगा और मेन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम अब सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस हालांकि बहुत लोगों को टफ सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा ये वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें आपकी बुक्स जो है वो 4 to 5 बुक्स होती हैं आपकी, प्लस आपको मैप अलग से पढ़ना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ती है, इसलिए लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। हालांकि जो बच्चे होते हैं वो स्कोर भी इसी सब्जेक्ट में ज़्यादा करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो स्कोर होते हैं मार्क्स के, जो उनकी मार्कशीट पर रिजल्ट होता है वो भी इसी सब्जेक्ट का ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को सामाजिक बातें पूछी जाती हैं, तो सामाजिक बातें बहुत लोगों को पता भी होती है पहले से बिना बुकों की जानकारी लिए, तो वो आसानी से बना देते हैं। हालांकि इसमें क्या है कि बहुत लोग पॉइंट से लिखते हैं आंसर, पॉइंट बाय पॉइंट, बहुत लोग पैराग्राफ में लिख देते हैं। तो आपके नंबर जो है वो आपको, अगर मैं अपनी सलाह से बताऊं, आपको अगर एक सजेशन दूं, तो आप पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखेंगे तो आप इस सब्जेक्ट में इजीली ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चैप्टर वाइज सिलेबस का हम इसका एनालिसिस करेंगे। मैंने इसमें जो है टिक लगाया है, एक पर्पल टिक लगाया है पर्पल कलर से, वो टॉपिक्स हैं जो ऐड हुए हैं इस साल, और डिलीटेड टॉपिक्स पे मैंने क्रॉस से निशान लगाया, और जो टॉपिक से कुछ नहीं आने वाला उन पे मैंने NIL यानी नील लिखा है, यानी यहाँ से कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपका चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पूरा चैप्टर आपका हट गया है, और नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर 2, ये भी आपका पूरा चैप्टर। यस, आई एम एब्सोल्युटली राइट, दीज टू होल chapter is removed from your social science syllabus of class 10 CBSE students। चैप्टर 3 की बात कर ले तो द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, इसके अंदर जो है आपका कोई टॉपिक नहीं हटा है। इसमें आपका द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द 19th सेंचुरी, जो आपकी 1815 से लेके 1914 तक की है, ये भी आपका आएगा। द
इंटर वार इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक ऐड हुए हैं जिस पर मैंने टिक लगाया हुआ है, द इंटर वार इकोनॉमी। उसके बाद रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार एरा। चैप्टर 4 की बात करें यहाँ पे तो द एंगल ऑफ इलेक्ट्रलाइजेशन, द एंगल ऑफ इलेक्ट्रलाइजेशन जो है इसके अंदर भी ये सारे टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अभी मेरा मेन बात है कि आपको रिड्यूस टॉपिक बताना, क्योंकि ये टॉपिक जो आपके हैं वो तो आप देख के एज इट इज़ अपनी बुक से पढ़ सकते हैं या फिर ई बुक से या फिर बाकी जगहों से पढ़ सकते हैं, तो इनको इतना बताने की जरूरत नहीं है। मेन बात है जो रिड्यूस हुआ है वो बताने की जरूरत है। तो आपकी हिस्ट्री में से सिर्फ स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों रिमूव हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपका चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आपका पूरा रिमूव हो गया है। और चैप्टर 2 जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं जिनको मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सेकेंड जो टॉपिक है वो है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। और फिर है वैशनिंग फॉरेस्ट। और फिर आता है एसिलेटिक चीता जो वेयर डिड दे गो, ये आपका हटाया है। द हिमालय ई ई इन ट्रबल, ये आपका टॉपिक हटाया। और प्रोजेक्ट टाइगर, ये सारे टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में से हटाए गए हैं। उसके बाद चैप्टर 3 जो है आपका एज इट इज़, यहाँ पे जो टॉपिक डाले हैं वो आपके आएंगे आपके एग्जाम में। चैप्टर 4 जो है एग्रीकल्चर, इसके अंदर फूड सिक्योरिटी आएगा और आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये हटा दिया गया है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसके अंदर सारे टॉपिक्स आएंगे जो मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। और भी अगर होंगे तो हम सीबीएसई की वेबसाइट से अभी वहाँ से भी सारे सिलेबस को जानने वाले हैं। यहाँ से मेन मोटिव है मेरा आपको रिड्यूस सिलेबस बताना। तो चैप्टर 6 की बात कर ले हम यहाँ पे, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसके अंदर आपका इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमिक। और थर्ड पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। 4 पॉइंट कॉटन टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री। और 5 पॉइंट स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। और 6 पॉइंट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे आपके हटा दिए गए हैं। और चैप्टर 7 आपका पूरा का पूरा हटा दिया गया है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमिक, ये भी आपका पूरा हटा दिया है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में जो है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, इसके अंदर आपका पावर शेयरिंग चैप्टर जो है वो पूरा हटा दिया गया है। फेडरलिज्म, जो आपको की फीचर्स आपको यहाँ पे याद करने पड़ते थे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। हालांकि इन सब में मज़ा आता था। आपको लगता होगा कि यार ऐसे बहुत से ऐसे टॉपिक है जो मेरे को अच्छे लगते हैं, या फिर मेरा मन करता है इन सब चीज़ों को पढ़ने का, लेकिन वही है कि हटा दिए। तो बहुत लोगों को निराशा भी होती है और बहुत लोगों को खुशी भी होती है ये सारे चेंजेस देख के। आगे बात करते हैं चैप्टर 2 फेडरलिज्म, ये पूरा हटाया है। चैप्टर 3 जो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये भी आपका पूरा हटा दिया गया है। चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, इसमें आपके ऊपर के जो मैंने बताए हैं 2 पॉइंट्स, वो उस टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। बाकी नेक्स्ट जो है इमेज जो है, जो आपकी इमेज है पेज नंबर 46 पर 48 पर आप एनसीईआरटी में मार्क कर लें। 46, 48, 49 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड रीप्रिंटेड एडिशन 2021, ये आपका जो नया एडिशन है 2021 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 का। इसके अंदर आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की आपकी 2 बुक है 10th क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस की। तो पहले में तो पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म हटा दिया और थर्ड चैप्टर हटा दिया है। फोर्थ में आपको मैं बता रहा था कि आपकी जो रिप्रिंटेड सेकंड बुक है टेक्स्ट बुक, उसके अंदर पेज नंबर 46, 8, 9, ये जो है आपका इस इमेज को आप हटा दीजिए, मतलब मत पढ़िए। और चैप्टर 5 जो है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये भी आपका हटा दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी आपका हटा दिया है। और चैप्टर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपका हटा दिया। और चैप्टर 8 चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपका हटा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ आ ही नहीं रहा है, कि इसका पेपर ले ही क्यों रहे, इस सब्जेक्ट को दिया ही क्यों जब इसमें कुछ पेपर में इसमें से कुछ आना ही नहीं है। तो
फिर इकोनॉमिक्स, आपका जो मेजर जो आपका पार्ट हटाया गया है सोशल साइंस के अंदर, वो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से ज़्यादा हटाया है। उसके बाद मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी से हटाया, फिर हिस्ट्री से हटाया। इकोनॉमिक्स में बात कर लेते हैं आपका कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इसके अंदर जो चैप्टर 1 डेवलपमेंट है ये आपका नहीं आएगा। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये भी नहीं आएगा। मनी एंड क्रेडिट ये भी नहीं आएगा। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी ये भी नहीं आएगा। और चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स ऑल ओनली टू बी कंसिडर फॉर प्रोजेक्ट वर्क। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कोई फाइल बनाने को मिलती है कि आपको इस टॉपिक, इस चैप्टर के इस स्पेसिफिक कि आपके क्या कंज्यूमर राइट्स होते हैं, और किसी भी एक राइट्स के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाने को बोल दिया जाए, या किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने को बोला जाएगा जो इस चैप्टर के अंदर से आता है, तो वो आपका आएगा बस, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो ये बात रही सोशल साइंस की। अब बात कर लेते हैं मैप पोर्शन कि आपके मैप के पोर्शन में, यानी कि जो आपके मैप्स आते हैं उसमें आपका क्या क्या चेंजेस है और क्या क्या आपको टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं। तो हिस्ट्री में बात करें, हिस्ट्री में जो है इंडिया एंड द कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड, ये जो है आए आपका यूनिट का नाम है चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर जो पहला टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, इसके अंदर जो कैलकाटा सितंबर 1920 और नागपुर और मद्रास, इन सब के मैप जो है नहीं आने वाले हैं। तो आप इन लोगों को ना पढ़े, कहीं आप सोचे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है तो हाइलाइट्स में आप देख के इन्हें पढ़ ले, इनको आपको नहीं पढ़ना है, आपको इन्हें छोड़ना है। इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें आपका चंपारण बिहार, आपका जो मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लेनेट प्लांटर्स, और खेड़ा गुजरात, ये जो पीसेंट सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात जो कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह हुआ था। ये आपको मैंने इसके आगे टॉपिक्स बताए हुए कि आप समझ जाए कि किस टॉपिक से रिलेटेड है ये जगह इस चैप्टर के अंदर। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था वो भी इस आपका जो इसमें मैप जो है वो नहीं आएगा। चौरी चौरा, इसका भी जो आपका मैप में जो है ये नहीं आने वाला है। कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, डांडी गुजरात जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुई थी, ये भी आपका नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी के अंदर आपका मैप के अंदर क्या क्या नहीं आएगा, तो कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी बुक का नाम, इसके अंदर हम चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में बात करेंगे। तो मेजर सॉइल्स टाइप्स होते हैं, बहुत सारी सॉइल्स होती हैं, आपने सुना होगा क्ले सॉइल्स और बहुत सारी सॉइल्स। इसके अंदर आपका ये नहीं आएगा, मेजर सॉइल्स जो टाइप्स होते हैं इनका मैप नहीं आने वाला है आपका। चैप्टर 3 में वाटर रिसोर्सेज जैसे डैम्स, सलल, भाखरा नंगल और टहरी और राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुना सागर और तुंगा बांद्रा, ये सारा आपका मैप में नहीं आएगा। उसके बाद ओ सॉरी, ये आएगा, जो मैंने इस पर टिक लगाया आएगा, जिस पे क्रॉस लगाया नहीं आएगा। सॉरी, मेरे से गलती हो गई है एक छोटी सी, कि मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं आएगा नहीं आएगा, जिस पे क्रॉस हो वो नहीं आएगा, बाकी जो है वो आपका एज इट इज आने वाला है। तो इस बात के लिए थोड़ा मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। मिनरल्स की इसमें हम बात करें एग्रीकल्चर, इसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन ही आएगी सिर्फ। मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट, जो चावल और गेहूँ की खेती के जो एरिया है उस पे मैप आपका आएगा। लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, ये आपका आएगा। चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आपका आएगा। मिनरल्स आइडेंटिफिकेशन ओनली, आयरन और माइंस और मयूरभंज, दुर्ग और भैलाधिला और बिलारी और कुंदेर मुख। और कॉल माइंस में बात करें तो रानीगंज, बोकारो, टेंचर और नेवेली। और ऑयल फील्ड में आपकी दिग्बोए और नहर खाटिया और मुंबई हाई और बेशन और कलोल और अनकलेश्वर, ये आपका आएगा। पावर प्लांट लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली, इसके अंदर आपकी जो पावर प्लांट है इसके अंदर लोकेट करना है आपको और उस पर लेबल करना है। इस चैप्टर से इतना आने वाला है उस मैप में, मैप के अंदर इस
इस चैप्टर से। थर्मल के अंदर आपकी नेमरप और सिंगरौली और रामागुंडम, और न्यूक्लियर में बात करें तो नरोरा और ककरापर और तारापुर और कल्पाकम, ये आपका आएगा। चैप्टर 6 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसके अंदर जो है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर, ये आपका नहीं आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट, आयरन एंड स्टील इन प्लांट्स, इसमें आपका दुर्गापुर और बोकारो, जमशेदपुर और भिलाई और विजयनगर और सालेम, ये नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसके अंदर आपका नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई और तिरुवनंतपुरम आएगा। और चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें आपका मेजर पोर्ट्स जो है कंडला मुंबई और मारमांगो और न्यू मैंगलोर और कोची और टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैरादीप, हल्दिया, ये आपका आएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका अमृतसर आएगा, राजा सांसी आएगा, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आएगा मैप में, और मुंबई में आपकी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इसका आएगा। और चेन्नई में आपका मीनमबक्कम और कोटला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन सब के बारे में आपका मैप में आने वाला है। आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये सब आएगा आपको जो मैं बता रहा हूँ। जिसपे क्रॉस है वही नहीं आएगा, तो आपको ध्यान से देखना है इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप हमारा सोशल साइंस का रिड्यूस सिलेबस और सिलेबस जो है कवर होता है, और जो डिटेल सिलेबस है उसकी बात हम करेंगे अलग से सीबीएसई वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट समरी टाइप की बता रहा हूँ। हिंदी में आपको मैं बता दूं कि कौन से नए विषय जो है वो जोड़े गए हैं और कौन से हटाए गए हैं और कौन से आपके नहीं आएंगे। तो आपका जो पेपर होता है वो इस तरीके से आता है हिंदी का, भाग का खा घा घा, इस तरीके से आपका आता है। और फिर आपको बता दूं, भाग का में अपठित गद्यांश जो होते हैं, अपठित बोध जो होते हैं, रीडिंग टाइप के होते हैं, वो नहीं आएगा, पूरा हटा दिया गया है वो। और भाग खा जो खंड होता है, व्यापाकरण जो ग्रामर, इसके अंदर आपका अलंकार आएगा, जो रस होते हैं वो नहीं आने वाले। भाग ग की बात करें तो लेखन यानी राइटिंग का होता है ये, इसमें आपका स्ववर्तन लेखन यानी कि औपचारिक ईमेल विकल्प में ये आएगा। भाग घा की बात करें तो साहित्य यानी लिटरेचर जो आपका होता है सेक्शन, इसके अंदर आपका क्षितिज भाग 2, क्षितिज की बुक है भाग 2 आपकी, उसमें आपका गद्यन खंड, इसके अंदर मानवीय करुणा इस दिव्य चमक, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा ये चैप्टर है, ये आपका नहीं आएगा। एक कहानी, ये भी मन्नू भंडारी की है, इसके जो लेखक हैं वो ये हैं, तो इसमें ये आपका आएगा। और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो करा है, ये आपका नहीं आएगा। नौबत खाने में इबादत, ये यतेंद्र मिश्रा का है, ये भी आएगा। संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यायन, ये आपका भगवान, तो ये आपका आएगा। क्षितिज भाग 2 में बात करें तो कल्याण खंड की बात कर लेते हैं, इसमें आपके कविता और सेव्य नहीं आएगा, जो देव के द्वारा खंडन किया गया इसका। उसके बाद बात करें तो यह है दंतुरित मुस्कान तथा फलन, नागार्जुन की है, ये नहीं आएगी। छाया मत छूना, ये गिरिजा कुमार माथुर ने इसका राइटर है, इसके लेखक हैं, तो ये भी नहीं आएगा। कन्यादान ऋतुराज के द्वारा लिखा गया, ये भी नहीं आएगा। संगतकार मंगलेश दबराल, ये आएगा आपका। और कृतिका भाग 2 में जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर के द्वारा, और एही ठेया जुलनी हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, ये भी नहीं आएगा आपका। मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपका अज्ञेय ने लिखा था, ये आपका आएगा। अब इंग्लिश की बात करते हैं। और हिंदी में आपका क्या है कि ये मैंने कोर्स ए का सिलेबस बताया है। हिंदी में आपका कोर्स ए और बी आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आप सब्जेक्ट चूज करने के लिए बहुत जगह नहीं भी रहते हैं, तो
जहाँ कंपलसरी रहते हैं तो वो ज़्यादातर यही रहता है, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया है। ऐसे इंग्लिश में आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में मैंने आपको बताया। इंग्लिश कम्यूटेटिव के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ज़्यादातर स्कूलों में नहीं रहता है कंपलसरी। तो इसमें बात करें तो पार्ट ए जो आपका रीडिंग स्किल्स रहता है ये आपका पूरा हटाया गया है, जैसे हिंदी में हटाया वैसे इंग्लिश में भी हटाया है। पार्ट टू में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो होती है ये भी आपका इंग्लिश के अंदर हटा दिया गया है। और ग्रामर पार्ट बी जो होता है उसके अंदर आपका यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस क्लॉजेज जो होते हैं, नाउन एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ ए कंडीशन एंड टाइम और रिलेटिव क्लॉजेज और प्रीपोजिशंस, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। लिटरेचर के अंदर फर्स्ट फ्लाइट ये प्रोज है। आपने देखा होगा दो सेक्शन होते हैं आपके लिटरेचर के अंदर, बुक के अंदर, एक प्रोज होता है एक पोइट्री होता है। तो प्रोज के अंदर जो होते हैं वो लॉन्ग चैप्टर्स जैसे होते हैं और पोइट्री मतलब छोटी सी पोएम टाइप की होती है। तो प्रोज के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट प्रोज में आपका द 100 ड्रेसेस 1 और द 100 ड्रेसेस 2 ये दोनों हटाए गए हैं। फर्स्ट फ्लाइट में पोइट्री के अंदर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये आपका रहेगा, एनिमल्स हटाया गया है। बाकी आपका द ट्रेस फॉग और फॉर एंड्स जॉर्जी ये आपका रहेगा। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसके अंदर आपका द मिडनाइट विजिटर और अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये आपका रहेगा। द हैक ऑफ ड्राइवर ये आपका हटाया गया है। और लास्ट पॉइंट जो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ ये आपका रहेगा। तो ये आपको मैंने बताया आपके पांचों जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे उनका सिलेबस क्या होगा, उस सिलेबस में आपका क्या क्या रिड्यूस्ड हुआ है, क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या ड्रॉप टॉपिक हुआ है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अपना सब्जेक्ट लेते हैं, छठा सब्जेक्ट। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी मैं यहाँ आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको संस्कृत के बारे में बता दूँ। संस्कृत के अंदर आपके यहाँ पे भी जैसे हिंदी में आपके खंड होते हैं वैसे संस्कृत में भी आपके 4 खंड होते हैं, का खा गा ड़। तो इसके अंदर आपका पहले बात कर ले तो एक गद्यांश आपको लिखना होता है यहाँ पे 180 से 100 शब्दों का, जो अति लघु रात्मिक हो और पूर्ण वाक्यों में मतलब पूरी तरीके से अपनी बता दे बात। गद्यांश में से कि पैराग्राफ ही होता है, जैसे आपको हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं वैसे आपको यहाँ पे संस्कृत में लिखना होता है, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये आपके 10 नंबर का आता है पेपर के अंदर। उस 10 में से आपको किस तरीके से किस चीज़ क्या लिखने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप ये ऊपर के 4 सेक्शंस देख सकते हैं, इस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं इसके अंदर। उसके बाद खा खंड की बात करें तो रचनात्मक होता है कार्यक्रम। इसमें जो है औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम प्रथम, इसमें आपको निबंध लिखना होता है 5 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं आपसे चित्र वर्णम अथवा अनुच्छेद लेखम। इसमें भी आपका ये 5 मार्क्स का आता है। फिर हिंदी संस्कृतन अनुवाद, इसमें आपको अनुवाद लिखना होता है, ये भी आपका 5 नंबर का आता है। तो खंड का आपका 15 नंबर का आता है संस्कृत के एग्जाम में। और खंड घा की बात कर लें तो इसके अंदर आपका संधि और समास और प्रत्यय और इसमें समय और अव्यय पदानी और संशोधन कार्यम ये आपके टॉपिक्स रहते हैं खंड गा में। इसमें आप देख सकते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, आपका 4 नंबर इसके 4 इसके और इस तरीके से आपको ये आपका 25 मार्क्स का रहता है ये सेक्शन। उसके बाद खंड गा की बात कर लें तो ये आपका आखिरी खंड रहता है। इसके अंदर आपको गद्यांश लिखना होता है, पद्यांश और इसमें आपको और ये नाट्यांश, और इसमें आपको अन्वय अथवा भावार्थ ये भी आपको ये टॉपिक्स हैं आपको इसमें करने होते हैं। तो ये आपका ये वाला सेक्शन 30 मार्क्स का आता है और ये चारों सेक्शन आपके टोटल अप होके
80 मार्क्स का आता है। संस्कृत सब्जेक्ट जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, कहीं कहीं होता है कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपको बेनिफिट ये होते हैं कि जैसे आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, आप अपने किसी कंपलसरी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हैं और आप इसमें अगर पास हो गए हैं, आपके अच्छे नंबर आ गए, तो इस नंबर के बेस पे जो है आप क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम को, क्लास को, बस इसका ये बेनिफिट रहता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो उससे पहले हम एक डिटेल्ड सिलेबस जो सीबीएसई की वेबसाइट से हम जाके एक बार देख लेते हैं कि वो क्या सिलेबस में बताया हुआ है और क्या आपका ब्लूप्रिंट है और क्या आपकी मार्किंग स्कीम है, और वो सब जान लेते हैं। तो ये आप CBSE की वेबसाइट ओपन कर लेंगे, cbseacademic.nic.in। इसमें आप करिकुलम में जाएंगे और करिकुलम में जाके आप एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेंगे, 9th 10th 11th 12th जो भी है, उसे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से पेजेस सिलेक्ट कर लेंगे। इस पेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे, मेन सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे, और जो भी ये सब सिलेक्ट करने के बाद अब मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको बताता हूँ सब कुछ एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में कि उसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स की। तो ये आपको इतना जो ऊपर ये सब लिखा है ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन मैं सीधा आपको कंटेंट पे लेके चलता हूँ जो आपके काम का है। तो कोर्स स्ट्रक्चर जो है क्लास 10th के मैथमेटिक्स का ऐसा रहेगा कि आपका 80 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम होगा फेब में या मार्च में 2023 के अंदर। और इसके अंदर जो आपके यूनिट्स रहेंगे वो नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। आप देखिए मैं यहाँ पे यूनिट्स बता रहा हूँ, इसके अंदर जो है आपके वन और मोर देन वन चैप्टर्स आएंगे। तो यूनिट जो है पहला नंबर सिस्टम, ये आपका 6 मार्क्स का आएगा। अलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, और ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, और मेंसुरेशन 10 मार्क्स, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स, और टोटल अप होके ये आएगा 80 मार्क्स। और ये आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का आएगा फाइनल। अब इसमें आपको ये कोर्स स्ट्रक्चर इसलिए बताया जाता है कि आपको बता दिया जाता है कि कौन सा पार्ट जो है मेजर कितने मार्क्स का आने वाला है, जिससे कि आपको अगर ज़्यादा स्कोर करने हैं तो पहले आप उन पार्ट पे फोकस करें जो ज़्यादा मार्क्स के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यूनिट 1 नंबर सिस्टम की बात करें तो 15 पीरियड्स लग जाएंगे इसको करने में। तो पीरियड्स पे हम ध्यान नहीं देते, ये ऐसे ही डाला जाता है कि आपको पता रहे कि ये चैप्टर को जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे तो आपको उस हिसाब से एक अंदाज़ा लग जाएगा कि वो चैप्टर कितना बड़ा होगा, तो उस पर कितना टाइम जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि आपको कौन सा पहले और कौन सा बाद में और कैसे आपको पढ़ना है। तो रियल नंबर में जो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक statement after receiving work done earlier and after illustrating and motivating through examples, proof of irrationality of अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इनकी इरेशनलिटी प्रूफ करने को आपको आएगी। और आपको जो एग्जांपल इलस्ट्रेटिंग मोटिवेटिंग जो मैंने आपको बताया स्टेटमेंट्स वो आपके आएंगे। अलजेब्रा की बात तो आप इतना कर लेंगे, देखिए आपके 6 मार्क्स यहीं से स्कोर हो गए। ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, ये तो आप इजीली कर ही लेंगे। अलजेब्रा में बात कर लेते हैं, तो अलजेब्रा में आपके 8 पीरियड है। ये भी चैप्टर बहुत छोटा ही है। ये चैप्टर तो सच में बहुत छोटा है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। मैंने करा था तब भी मेरे को अच्छे से याद है, इस चैप्टर में कुछ था ही नहीं करने का ऐसा। तो इसमें जो है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल टॉपिक रहेगा आपका, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये टॉपिक आएगा बस आपका इस चैप्टर में से। फिर नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके अंदर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पूछेगा आपसे, एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में पूछेगा, एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एल्जेब्रिकली बाय। आप मतलब आपको सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको बताने एल्जेब्रिकली। आपको मेथड्स यूज करने, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है आपका, एलिमिनेशन होता है, और जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपका शायद हट गया है, और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम और कुछ सिंपल सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आप
को पूछी जा सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जिसमें ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये आपका पूछा जाएगा। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये आपका टॉपिक इधर से आएगा। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड जो है वो ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगी, जो रिलेटेड होंगी डे टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है, फोर्थ यूनिट जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी शॉर्ट में बोलते हैं। ये 10 पीरियड्स का आपका चैप्टर रहेगा। इसमें आपको मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी आपको पढ़नी पड़ेंगी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम आपको जाननी पड़ेंगी। नेक्स्ट थर्ड यूनिट की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिव्यू जो है आपको बता दें कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आपका आएगा। सेक्शन फार्मूला यहाँ पे आपके दो तरह से होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन है, एक एक्सटर्नल डिवीजन से होते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन वाला आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा नहीं पूछा जा रहा है। ज्योमेट्री की बात कर ले तो ट्रायंगल है आपका पहला चैप्टर। इसके अंदर डेफिनेशंस, एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आपको बताने होंगे। पहला जो है आपको प्रूव करना होगा इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब कि अगर एक ट्रायंगल पे आपने अगर एक लाइन जो है ड्रॉ करी पैरेलली और वो टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, और वो इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दो साइडों को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे, इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, और जो बाकी दो साइड है सेम रेशो में डिवाइड हो रही है, इसको आपको प्रूव करना होगा। मोटिवेट इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, अगर जो एक लाइन जो है डिवाइड करती है ट्रायंगल की दो साइड को बराबर रेशो में, तो जो लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो जो लाइन है वो पैरेलल होगी तीसरी साइड के, ये आपको यहाँ पे बताना होता है। फिर थर्ड पॉइंट बात करें, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के अंदर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होंगी। एंड द ट्रायंगल आर सिमिलर, ये आपको यहाँ पे बताना होता है, प्रूफ करना होता है। If the corresponding side of two triangles are proportional, their corresponding angles are equal and the two triangles are similar. ऐसे ही पांचवा पॉइंट, if one angle of a triangle is equal to one of angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, the two ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका सर्कल चैप्टर की। सर्कल चैप्टर में टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके अंदर आपको पूछ सकता है प्रूफ करने को कि द टेंजेंट जो है एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो टेंजेंट है किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करा जाए और वो जो है परपेंडिकुलर और रेडियस के कहाँ से थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये प्रूव करना होगा आपको। और सेकंड प्रूव करना होगा आपको द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, मतलब कि जो लंबाई है टेंजेंट की जो हमने ड्रॉ करी है सर्कल पे बाहर के पॉइंटों से वो बराबर होगी, ये प्रूव करनी है आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5 यूनिट ट्रिग्नोमेट्री। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ ऑफ देयर एक्सिस्टेंस, वेल डिफाइंड, motivate the ratio whichever are defined at 0 and 90 degree, value of a take ratio of 30 45 60, relationship between the ratio। अगली चैप्टर की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, इसमें आपको प्रूफ करना होता है, एप्लीकेशन बतानी होती है ऑफ द आइडेंटिटी, जैसे साइन स्क्वायर ए, मतलब कुछ फॉर्मूलेस है उनका आपको प्रूफ बताना होता है कि ये कैसे हुआ, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ तो ऐसे ही करते हैं मैथमेटिक्स में, अगर फॉर्मूले को करना होता है आप जानते हैं अच्छे से, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना होगा। तो बिल्कुल जी इसको आपको ऐसे ही करना होगा, प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स 1, ऐसे आपके बहुत सारे फॉर्मूले हैं उनको भी आपको प्रूफ करना होता है। ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन, सिर्फ सिंपल आइडेंटिटी आपको दी जाएंगी। थर्ड चैप्टर की बात करें तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस
इसमें आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। प्रॉब्लम जो है शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स। जो प्रॉब्लम्स होती है इसके अंदर, उसके अंदर 2 से ज़्यादा राइट ट्रायंगल्स नहीं होने चाहिए। एंगल्स ऑफ एलिवेशंस डिप्रेशन शुड बी ओनली 30, 45 एंड 60 डिग्री। आपको इतना तो आसानी समझ आ ही रहा होगा कि मेरे को हर एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन ना करनी पड़े, बिल्कुल सिंपल है। सिलेबस में बस आपको रिड्यूस सिलेबस पे फोकस रखना है कि वो आपको नहीं पढ़ना है। वही सब सेम चीज़ है, मैं आपको जो बताऊँ बार बार बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। एरिया मेंसुरेशन के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर आपको ये सब पढ़ लेना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको ये पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स एंड वॉल्यूम में ये पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी में आपको क्लासिफिकेशन डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम जो है फाइंड करनी आएंगी आपकी पेपर में, बेस्ड होंगी किस पे कि आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उस पर आपकी सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी पेपर के अंदर, वो आपको करनी होंगी। यू आप बस बिलीव रखिए कि सिलेबस सच में बहुत आसान है, और रिड्यूस करने का तो और आसान है, आप आसानी से सिलेबस कर सकते हैं। चैप्टर 3 की बात कर ले बच्चों, तो चैप्टर 3 में आपका, ओ सॉरी माय मिस्टेक, टाइम जो है आपका एग्ज़ाम का वो 3 आवर रहेगा। पेपर डिज़ाइन आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। टोटल मार्क्स, टाइपोलॉजी जो रहेगी क्वेश्चंस की वो कैसी रहेगी, रिमेंबरिंग एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट टर्म्स बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर, और अंडरस्टैंडिंग कि कितनी आप में समझ है उस टॉपिक को लेके, आपने कितना उसे समझा है, तो उसके ऊपर demonstrate understanding of facts and ideas by organization, comparing, translating, interpreting, गिविंग डिस्क्रिप्शंस एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज। इसका आपका 43 मार्क्स का पेपर जो है 80 में से इस पर बेस्ड रहेगा। मतलब आपके टॉपिक्स नहीं है ये आपका टॉपिक्स नहीं, टॉपिक्स को जो मतलब ये क्या कहते हैं उसके मोरल जो देता है आपको, जो आपको बताता है कि ये टॉपिक किस कैटेगरीज में आते हैं, तो वो उस पॉइंट को यहाँ लिखा गया है कि आपका इन पे फोकस रहना चाहिए। अप्लाइंग में बात करें तो आपका 19 नंबर का है, इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ नई सिचुएशन अप्लाई करके एक्वायर्ड नॉलेज जो है आपकी फैक्ट टेक्निक्स एंड रूल इन ए डिफरेंट वे। एनालाइजिंग कर लेते हैं अब हम, मतलब थर्ड की बात कर लें तो आपने जो भी आपने पढ़ा, तो कुछ चैप्टर में आपने कुछ भी पढ़ा तो उसको कुछ एनालाइज करा, फिर उससे कुछ इवेल्यूट करा, फिर कुछ क्रिएट करा, तो इस पे बेस्ड भी आपका आ सकता है एग्ज़ाम आएगा 18 मार्क्स का। तो वेटेज इसकी 54 रहेगी पहले पॉइंट की, सेकंड की 24, थर्ड की 22। टोटल मार्क्स 80 रहेगा, वेटेज आपकी 100% रहेगी। इंटरनल असेसमेंट जो है आपका पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट, मतलब जो है आपका पेन पेपर टेस्ट होगा आपके स्कूल में ही होगा ये, इसको आपको बाहर किसी एक्सटर्नल स्कूल में सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं होगी। और ये आपका 10 मार्क्स का आएगा, 5+5 रहेगा। 5 जो है आपका पेन पेपर टेस्ट बेस्ड रहेगा, और 5 जो है आपका मल्टीपल असेसमेंट बेस्ड रहेगा, जैसे कि MCQs आप टाइप कह सकते हैं। पोर्टफोलियो मतलब आपको कितनी स्किल्स खुद से आती है, कितनी एडवांस आपको अलग से कुछ नॉलेज है औरों के कंपैरिजन में, उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं कि आपने खुद से क्या ऐसा क्रिएट करा है, कुछ ऐसा कुछ नया आपको आता हो तो उस पर 5 मार्क्स मिलेंगे। लैब प्रैक्टिकल्स, इसमें आपके लैब में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उस पर आपको बेस्ट 5 मार्क्स मिलेंगे। वहाँ से लैब एक्टिविटीज जो डन होंगी फ्रॉम द प्रिस्क्राइब बुक, आपको बुक बताई जाएंगी, उससे आपकी प्रैक्टिकल को कराया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिस्क्राइब बुक की। आपको सलाह दी जाती है, प्रिस्क्राइब मीन मतलब कि आपको बोला जाता है कि आप इन बुक से पढ़िए, जिससे कि अगर आपको इजीली हाई टू हाई स्कोर करना है इस एग्ज़ाम में, तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे 7 पॉइंट्स है मेरे पास, बुक्स के नाम है। इनमें पहला जो है मैथमेटिक्स में आपको टेक्स्ट बुक लेनी है, 10th की NCERT 10th की क्लास की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और गाइडलाइंस फॉर मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल क्लास 10 CBSE पब्लिकेशन, और लेबोरेटरी मैनुअल लेनी है आपको मैथमेटिक्स की, और सेकेंडरी स्टेज
एनसीईआरटी से, ये सारा एनसीईआरटी पब्लिकेशंस का ही आपको लेना होगा। आप मैथमेटिक्स की एग्जाम्पलर्स प्रॉब्लम की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो मैं आपको अगर अपनी सलाह से बताऊं तो आप सिर्फ मैथ की, अगर आपको ज़्यादा मटेरियल ना रखें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा मटेरियल रख लेते हैं तो भी हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती हम। तो इसीलिए जितना आपके पास ये रिलीवेंट और जितना सफिशिएंट आप मटेरियल रखेंगे तो उतनी जल्दी आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो आप मैथ्स की एनसीईआरटी ले लीजिए, मैथ्स की एग्जाम्पलर किताब जो आती है वो ले लीजिए, और अगर लैब मैनुअल आपको स्कूल वाले बोले तो ले लीजिए। मतलब कुछ भी आप अपने से एडिशनल मत लीजिए, जितना हो सके ज़रूरत हो उतना ही लीजिए। तो मैथ्स में इतना ही था। इसी तरीके से मैं आपको साइंस का भी बता देता हूँ। अब साइंस में हम बात कर लेते हैं। साइंस में जो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर का आपको 25 मार्क्स का पेपर रहेगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग का भी 25 मार्क्स का रहेगा। नेचुरल फेनोमिना पे पेज 12 मार्क्स, इफेक्ट्स ऑफ अ करेंट 13 मार्क्स, नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स, और टोटल अप 80 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, टोटल ग्रेड 100 मार्क्स। मटेरियल की बात करें हम यहाँ पे, तो केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर के अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं वो है केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आते हैं इक्वेशंस के आपके यहाँ पे। और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, कॉम्बिनेशंस, ये आपको बताए हुए टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है। केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन होती है। और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे और ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की बेस पे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। ऑक्सीडे और इसके बाद एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एक चैप्टर है आपका, इसके अंदर आपको उसकी डेफिनेशंस आपको बतानी होती है इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H+ एंड OH- आयंस की बेस पे। जनरल प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी होती है, एग्जांपल्स और उसके यूजेस। फिर न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है आपको वो भी बताना होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट बताना होता है, इसकी वैल्यूज होती है कुछ, आई थिंक 1 to 14 और 15 ऐसी कुछ वैल्यू होती है। डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगेरिथम नॉट रिक्वायर्ड। लॉगेरिथम पे बेस जो है डेफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं, बस आपको उसको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको लॉगेरिथम, लॉग, एंटी लॉग आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंट पीएच की। उसके बाद प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब की प्रिपरेशन और इन सब के यूजेस आपको आने चाहिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है, इसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़नी है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़नी पड़ेगी, जो एक सीरीज होती है जो आपको वो याद करनी पड़ती है, और उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ थिंग्स होती है जो आपको रिमेम्बरिंग करनी पड़ती है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड कोरोजन क्या होता है और उससे हम कैसे बच सकें। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का चैप्टर है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड कैसे होती है, वर्सेटाइल नेचर बताना है कार्बन का, होमोलोगस सीरीज पढ़नी है आपको, और नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हेलोजेंस, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड्स, एल्केन एंड एल्कीन्स, alkynes. डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में डिफरेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, combustions, oxidation, additions and substitutions reaction. Ethanol and ethanoic acids, only properties and uses you will learn. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इतना आपको यूनिट 1 में पढ़ना होगा। और सेकेंड थीम जो है, जो हमारी यूनिट 2 की मेन थीम है, वो है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। ये भी आपको 25 मार्क्स का आएगा। मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये 25 मार्क्स के हैं, पहले आप इन पे फोकस कर लें, यहाँ से आपके मार्क्स इजीली कवर हो जाएंगे इन टॉपिक से। जब आप इन्हें कर लेंगे तो आप देख सकते हैं आप सिर्फ इन दोनों यूनिट्स को करके 50 स्कोर कर सकते हैं, 50 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। और बाकी टॉपिक्स को फिर आप बाद में करें जो कम मार्क्स के हैं, क्योंकि अगर आप स्कोरिंग
टॉपिक्स को जल्दी करेंगे तो आप एग्ज़ाम में इजीली हाई स्कोर कर पाएंगे। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में लाइफ प्रोसेसेस आपका चैप्टर है, इसके अंदर लिविंग, बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये चैप्टर है, ये मतलब इसी ये टॉपिक है, इसका चैप्टर है। इसके अंदर आपको टॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और नर्वस सिस्टम, और वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये आपको पढ़ना है। इसका रिप्रोडक्शन के अंदर आपको रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, प्लांट, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV वर्सेस एड्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। यहाँ से चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस के अंदर आप बात करें। ये टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट रहा था क्योंकि इस टॉपिक्स को पढ़ने में बहुत मज़ा आया था। क्या पता आपको भी आए। तो अगर आप फील लेके कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको इजीली मज़ा आता है उस टॉपिक के अंदर। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात कर लें हम तो मेंडेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन और लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, sex determination, brief introduction, topics in excluded, evaluation and classification, and evaluation should not be evaluated with progress। ये आपको अलग से ब्रैकेट में बता दिया गया है कि कौन सा टॉपिक हटा दिया। हालांकि ये जो ब्रैकेट में आप इजीली समझ नहीं पाएंगे, आप ऐसा पैराग्राफ राइट करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको अलग से जाके बताया कि क्या क्या जो है आपको नहीं पढ़ना है। सेकंड थीम या यूनिट की बात करें तो वो है नेचुरल फिनोमिना। इसके अंदर चैप्टर आता है नेचुरल फिनोमिना। इसमें आपको लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इमेज इज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें आपको क्या होता है कि आपको डायग्राम बनाने को बोले जाते हैं, डायग्राम आपको पढ़ने पड़ते हैं, डायग्राम जरूर आते हैं। मिरर डायग्राम बोलते हैं, लेंस डायग्राम बोलते हैं, पक्का ही पक्का 100% आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ लें। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर, फॉर्मूला आपको यहाँ से पढ़ना है। डेरिवेशन जरूरी नहीं है कि आप ड्राइव करके बताएं कि फॉर्मूला कैसे आया, आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लें, आपके लिए इनफ है। मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन में बात करें तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इसमें आपको इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज फॉर्मूला, डेरिवेशन इसके लिए भी आपको रिक्वायर्ड है, यू जस्ट ओनली लर्न द फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन पढ़ना है आपको, पावर ऑफ ए लेंस कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है वो आपको जानना है। फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आईज, ह्यूमन आई के अंदर फंक्शन कैसे होती है, लेंसेज को कैसे फंक्शन किया जाता है ह्यूमन आई के अंदर। डिफेक्ट ऑफ विजन जानना है आपको, एंड देयर करेक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, dispersion of light, scattering of light, applications in daily life, excluding color of the sun at sunrise and sunset। तो आपको ये टॉपिक नहीं आने वाला है कि कलर क्या होता है सन का सनराइज और सनसेट पे, ये आपको नहीं आएगा। हाउ थिंग वर्क्स, इसमें आपको इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी फैक्टर on which the resistance of a conductor depends, series combination of resistor, parallel combination of resistors and its application in daily life, or heating effect of electric current and its applications in daily life, electric power, interrelation between P, V, I and R। मतलब पी, वी और आई और आर के बीच में आपस में अंदर अंदर जो रिलेशन होते हैं, इंटर रिलेशन क्या है। पी मीन्स आप जानते ही, वी मीन्स वोल्ट होता है, आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट होता है, आर मीन्स रेजिस्टेंस, पी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है साइन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर ले चैप्टर में, इसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, force on current carrying conductor, Fleming's left hand rule, और direct current, alternating current, और frequency of AC और advantage of AC over DC। DC means direct current, AC means alternate current।
और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको जानना होगा। नेचुरल रिसोर्सेज आपका 5 यूनिट है, इसके अंदर आपको अवर एनवायरनमेंट नाम का चैप्टर होगा। इसमें आपको इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस और बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ना होगा। अब नोट फॉर द टीचर्स के लिए ये कुछ नोट्स हैं। आप तो स्टूडेंट्स हैं, आप इसे स्किप कर सकते हैं, और पढ़ना चाहे तो आप बाद में से पढ़ भी सकते हैं। Conducted alongside the concept taught in theory classes. नोट फॉर द टीचर में सिर्फ इतना ही है कि द चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है एनसीईआरटी चैप्टर 16 विल नॉट बी एसेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। इसको नहीं आने देना है, मतलब ये नहीं आएगा चैप्टर 16 आपके एंड एग्जामिनेशन। हाउएवर लर्नर में बी असाइंड टू रीड दिस चैप्टर एंड एनकरेज टू प्रिपेयर अ ब्रीफ write up to any concept of this chapter in their portfolio. This may be फॉर इंटरनल असेसमेंट के बेस पर है, और ये क्रेडिट में भी गिवन पीरियोडिक असेसमेंट और पोर्टफोलियो के बेस पे से दे सकते हैं। मतलब बात ये है सिंपल सी, ये जो चैप्टर है आपका ये फाइनल एग्जाम में नहीं आने वाला है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको असाइन कर दिया जाए कि वो इस चैप्टर को पढ़ें और अनकरेज और प्रिपेयर कर ले सिर्फ किसके लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है आपकी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बॉक्स अक्रॉस अ बुक this help student to get conceptual clarity. However, the information in this box would not be assessed in the year एंड एग्जामिनेशन। मतलब कि ये जो है बॉक्सेस के अंदर आपको एनसीईआरटी के अंदर जो होता है बॉक्सेस के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो प्रेजेंट होती है, ये आपकी मदद करती है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन होती है बॉक्स के अंदर ये पेपर में नहीं आती है, इतना आप ध्यान रखें। प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल शुड बी कंडक्टेड अलॉन्ग साइड द कॉन्सेप्ट थॉट इन थ्योरी क्लासेस। थ्योरी क्लासेस में जो आपको पढ़ाएगा उसके हिसाब से आप उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आपके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट जो है आपको प्रैक्टिकल लैब में करने होंगे। पहला जो है फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोला जाता है। पीएच पेपर जो होता है उस से आपको पीएच वैल्यू फाइंड करनी है इन सारे पॉइंट के। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिल्यूट मीन जिसमें द अमाउंट ऑफ वाटर इज हाई एज कंपेरिजन टू, आप कौन सा एसिड या जो भी आप ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में वाटर की अमाउंट हाई हो तो उसे हम डिल्यूट बोलते हैं। डिल्यूट एथेनिक एंड एथेनिक एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस और वाटर, इन सब का आपका पीएच वैल्यू चेक करना है कि क्या होता है डिल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। सेकंड बी सेक्शन की बात कर ले इसमें तो स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस HCl एंड NaOH ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टीज जाननी है एसिड और बेसिस की, यानी कि HCl और NaOH की किसके बेस पर, रिएक्शन के बेस पर। लिटमस सॉल्यूशन जो ब्लू रेड होता है, या फिर जिंक मेटल के बेस पर सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे बता दूँ आपको कि परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लैरिफाइंग दैम इनटू। मतलब आपको परफॉर्म करना है और ऑब्जर्व करना है कि जो फॉलोइंग रिएक्शन जो है इनके ऊपर क्लैरिफाई करना है इनको। पहला जो इसके अंदर आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट इसमें है एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइन, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट crystals, iron nails kept in copper sulfate solution, reaction between sodium sulfate and barium chloride solution। थर्ड इसमें पॉइंट आता है आपका ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करना होता है। इसमें आपके 4 पॉइंट्स हैं। एक आता है आपका जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, एक आता है आयरन सल्फ्यूरिक एसिड, और एक आता है कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड, और एक Al सल्फ्यूरिक एसिड आता है। ये तो अरेंजिंग आपको इनको अरेंज कर लेना है, जिंक को, आयरन को, कॉपर को, और मैं इसमें एल्यूमिनियम, ये सारे जो है मेटल होते हैं इनको अरेंज करना है आपको इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन द अबव रिजल्ट। इनके रिजल्ट के बेस पे आपको इनके रिएक्टिविटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। और चौथा आपका एक्सपेरिमेंट होता है स्टडिंग द
dependence of potential difference across a resistor on the current passing through it and determine its resistance। मतलब इसमें आपको क्या करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका रेसिस्टेंस पे, तो जब उस पर करंट पास किया जाता है उससे, तो आपको पता करना है कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, और ऑल्सो प्लॉट करना है आपको ग्राफ आपके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। नेक्स्ट बात कर लें एक्सपेरिमेंट की, तो वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। छठा पॉइंट जो इसमें आता है एक्सपेरिमेंट, लास्ट 6 एक्सपेरिमेंट, ये है प्रिपेयरिंग अ temporary mount of a leaf peel to show stomata। 7 experimentally show that कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और जो 8 एक्सपेरिमेंट है ये स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड, ऑर्डर, solubility in water, effect on litmus, reaction with sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट। 9th एक्सपेरिमेंट आपका है स्टडी ऑफ द comparative cleaning capacity of a sample of soap in soft and hard water। 10th एक्सपेरिमेंट आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द focal length of concave mirror convex lens by obtaining the image of a distant object। 11th experiment is tracing the path of a ray of a light passing through a circular glass slab for different angles on incidence। Measure the angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence and interpret the result। और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट बताना है। 12th एक्सपेरिमेंट आपका रहेगा यहाँ पे स्टडिंग ए बाइनरी फिजन इन एमोएबा एंड सेकेंड रहेगा बर्डिंग इन ईस्ट एंड थर्ड हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। और 13th एक्सपेरिमेंट ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। 14th एक्सपेरिमेंट आपका रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ए डाइकोट सीड, पी ग्राम और रेड किडनी बीन्स। अब इसके लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड बुक्स जो है, जो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए आपको साइंस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें आप एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस की ले सकते हैं, और इसमें आप लैब मैनुअल ले सकते हैं साइंस की। लैब मैनुअल अगर मैं आपको कहूँ तो आप अपने जो आपको स्कूल वाले या आपके जो भी जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ के लोग जो भी आपको प्रेफर करें आप वही खरीदें, लेकिन आप यहाँ पे 2 बुक जो है, एक एनसीईआरटी साइंस की और एक एग्जाम्पलर साइंस की, ये आप ज़रूर ले लें। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का आपका डिज़ाइन ऐसा रहेगा कि डेमोस्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड पर आपका 46% क्वेश्चन पेपर रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और कॉन्सेप्ट, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके बेस पर जो एप्लीकेशंस है, मतलब जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े उनकी जो भी एप्लीकेशंस है उसके बेस पर 22% का आपका एग्ज़ाम रहेगा। फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, आप कोई भी फॉर्मूला जो है उसको पढ़ें, फिर उसको एनालाइज करें, फिर इवेल्युएट करें और फिर क्रिएट करें, तो इसके बेस पर 32% जो आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। नोट, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, VSA इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन, जो रहेगा आपका यहाँ पे आपका एसेशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर, सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड और पैसेज बेस्ड और इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। एंड इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 33% वुड बी प्रोवाइडेड। मतलब जो आपका एग्ज़ाम 80 मार्क्स का है तो उसमें से आपको 33% यानी कि 27 या 28 मार्क्स की जो है आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी क्वेश्चंस के अंदर। जो आपको आता हो आप उसको कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन आता हो। इंटरनल असेसमेंट में आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ये आपको पीरियोडिक असेसमेंट आपको जो मिलेंगे, आपको असाइनमेंट मिलेंगे, प्रोजेक्ट मिलेंगे, आपकी नोटबुक जो होगी, और इन सब के बेस पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे यानी 10 मार्क्स। और सब्जेक्ट इनरिचमेंट जैसे प्रैक्टिकल वर्क जो आपने करा होगा उसके बेस पर आपको 5 मार्क्स, और पोर्टफोलियो के बेस पे
भी आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। सजेस्टिव वर्ब फॉर वेरियस कॉम्पिटेंसी, तो ये आपको बस ऐसी डेमोस्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, स्टेट नेम लिस्ट आइडेंटिफाई डिफाइन सजेस्ट डिस्क्राइब आउटलाइन समराइज एक्सेट्रा। मतलब तुम पहले उसको जानो, उसका फिर उसकी लिस्ट बनाओ, फिर उसको पता करो, फिर उसके बारे में सजेस्ट करो, डिस्क्राइब करो, फिर उसके आउटलाइन उसके बारे में पूरा एक प्रिपेयर करो चार्ट जैसा कुछ, और फिर उसे समराइज करो और फिर उस पर उसे अप्लाई करो। ये आपको कुछ सजेशन दिए गए हैं कि आप कैसे इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद साइंस के बाद मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ सोशल साइंस के सिलेबस की। तो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये 10th क्लास का सोशल साइंस का आपका थ्योरी पेपर रहेगा, वो 80 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर आपकी 4 यूनिट्स आने वाली हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स की कितने पीरियड्स में आपकी यूनिट कंप्लीट होंगी। तो पहली यूनिट जो है वो इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 आपका 9th क्लास में हो गया होगा। पार्ट 2 तो इसमें नंबर ऑफ पीरियड 60 लगेंगे और ये 20 मार्क्स का आएगा। ये सारे जो है 20 मार्क्स के इक्वली डिवाइडेड यूनिट्स हैं आपके। कॉन्टेम्पोरेरी इंडिया जो है ये 55 पीरियड्स आपके इसको लगेंगे कंप्लीट करने में। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये भी पार्ट 2, और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसको भी आपको 50 पीरियड लगेंगे। आपके टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स 215 होंगे और मार्क्स इसका 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। कोर्स कंटेंट की बात करें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पहले यूनिट के अंदर पहला सेक्शन इवेंट एंड प्रोसेसेस, पहला यूनिट जो है आपका वो रहेगा द राइज ऑफ नेपोलिज्म इन यूरोप। इसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप ये देख सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको जाके देख सकते हैं। मैं अगर आपको ऐसे एक एक चीज़ बताऊंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अ, आप यहाँ से, इसलिए मैंने आपको मेन जो मोटिव था मेरा वो ये बताना था कि कौन से आपके जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हुए हैं। तो आप यहाँ से ऐसी सोशल साइंस का पूरा यहाँ से सिलेबस आप देख सकते हैं। सिलेबस के बाद प्रोजेक्ट वर्क की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो एवरी स्टूडेंट हैज़ टू कंपल्सरीली अंडरटेक एनी वन प्रोजेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। आपको हर एक स्टूडेंट को कोई भी एक प्रोजेक्ट करना होगा इन टॉपिक के ऊपर, या तो कंज्यूमर अवेयरनेस पे हो, या फिर सोशल इश्यूज पे हो, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हो। आप इसको करेंगे इस प्रोजेक्ट को, तभी आपको यहाँ से इंटरनल असेसमेंट के जो 5 मार्क्स हैं 20 में से वो मिलेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क इज हेल्प टू स्टूडेंट गेन एंड इंसाइट एंड pragmatic understanding of the theme and see all the social science discipline from interdisciplinary perspective. It should also help in enhancing the life skills of the student. Students are accepted to apply the social science concepts that they have learned over the year in order to prepare the project report. If required, student may go out for collecting data and use different primary and secondary resources to prepare the project if possible. Various forms of arts may be integrated in the project work। मतलब बहुत सारे फॉर्म ऑफ आर्ट जो है आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में इंटीग्रेट कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो रहेगा ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वर्क इज फॉलोज। आपको जो 5 मार्क्स मिलेंगे वो किस बेस पे मिलेंगे कि आपने वाइवा वॉइस, मतलब वाइवा वॉइस होता है, आपको अपना प्रेजेंटेशन देना होता है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका, उसके आपको 1 नंबर मिलेंगे। प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी के 2 मार्क्स मिलेंगे। कंटेंट एक्यूरेसी की, आपने जो कंटेंट बनाया उसकी कितनी एक्यूरेसी है, मतलब कि आपका टॉपिक से रिलेटेड कितना कंटेंट है। ओरिजिनलिटी और उसको एनालिसिस, और आपने उस चीज़ पे उस टॉपिक पे कितना एनालाइज करा है, कितना उस पर वर्क करके कितनी नॉलेज पे लगाई है अपनी,
उसके बेस पर 2 मार्क्स मिलेंगे. द प्रोजेक्ट कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट इज डिफरेंट टॉपिक्स शुड subsequently be shared among themselves through interactive sessions such as exhibitions, panels, discussions, etc. 5 point all documents pertaining to assessment under this activity should be meticulously maintained by concerned school. मतलब क्या है कि जो सारे डॉक्यूमेंट है असेसमेंट के बेस्ड पे जो एक्टिविटी आपको कराई जा रही है और ये सारा कुछ करना है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं सीबीएसई वाले कि स्कूल को बोल रहे हैं कि वो ये सारा मेंटेन करके रखे स्टूडेंट का डेटा, क्योंकि एंड में ये सारा डेटा उन्हें सीबीएसई को हैंड ओवर करना होता है. समरी रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड हाईलाइटिंग. तो ये आपके कुछ पॉइंट है, इन पे इतना फोकस करने वाले पॉइंट नहीं है आपके. मेन आपको प्रोजेक्ट बनाना है, टॉपिक आपको बता दिए और बाकी आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है वो बता दिए. क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा कि आपका टोटल मार्क्स 28 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम रहेगा रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड पर रहेगा, और 15 नंबर का जो पेपर है वो अप्लाइंग कि आपने जो पढ़ा उस पर फिर उस पर कितना अप्लाई करा है प्रॉब्लम पे, उस बेस्ड पे 15 मार्क्स का पेपर रहने वाला है. फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, एवेल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, इसके बेस पर आपका एग्ज़ाम जो है सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर 32 मार्क्स का रहेगा. टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर रहेगा. मैप स्किल, जो आपकी मैप है वो आपके 5 मार्क्स की आएगी 80 मार्क्स के पेपर. आप देख सकते हैं इंटरनल असेसमेंट का आपका डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है कि पीरियोडिक असेसमेंट के 10 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से आपको पेन पेपर टेस्ट होगा 5 मार्क्स का. असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज, फॉर एग्जांपल क्विज हो सकती है आपकी, डिबेट हो सकती है, रोल प्ले हो सकता है, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन या फिर विजुअल एक्सप्रेशन, इंटरेक्टिव बुलेटिन बोर्ड, गैलरी वॉक्स, एग्जिट कार्ड्स, कॉन्सेप्ट मैप्स, मैप के कॉन्सेप्ट पे भी इस पर, या फिर पीयर असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट, या फिर बहुत सारी चीज़ें वो आपके सब्जेक्ट में से देख के उसमें आपको 5 नंबर दे दिए जाएंगे. ना ये कह लीजिए ये 5 नंबर उसके हैं कि आपके सिलेबस में से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आपको उसके बेस पे बताना होगा. उसके 5 मार्क्स, पेन पेपर का पेपर होगा, पेन पेपर टेस्ट होगा उसके 5 मार्क्स, 10 मार्क्स को आपको ऐसे मिल गए. और बाकी के जो 10 मार्क्स है उसमें पोर्टफोलियो, यानी कि आपका क्लास वर्क कैसा रहा, आपको जो जो काम दिया गया वो आपने किया नहीं किया, जैसे एक्टिविटी, असाइनमेंट और रिफ्लेक्शन, नरेशन, जर्नल एक्सेट्रा. और अचीवमेंट जो है स्टूडेंट के द्वारा उस सब्जेक्ट में थ्रू आउट द ईयर, कि उस सब्जेक्ट के अंदर कितनी अचीवमेंट करी है उस स्टूडेंट ने पूरी साल के अंदर, उसके बेस पे. और पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट एक्टिविटी लाइक हेरिटेज इंडिया कुछ, मतलब कितनी सारी बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करा स्टूडेंट ने बाकी एक्टिविटी में, उसके इन सारे टॉपिक पे को मिला के 5 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे. और प्रोजेक्ट वर्क के 5 मार्क्स हो जाएंगे. तो प्रोजेक्ट वर्क तो हर कोई कर लेगा, मुझे पता है. पेन पेपर टेस्ट के 5 मार्क्स हर कोई ले लेगा. उसके बाद क्लास वर्क और एक्टिविटी और रेगुलर आपको बस मेंटेन रखना है आपको पूरी ईयर, और आपको जो जैसा कहा जाए वैसा करना है साल भर तक, तो आपको 15 मार्क्स तो आपके ही जाएंगे. बाकी 5 मार्क्स की जो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि आपकी किसी भी टॉपिक से आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, तो यहाँ के लिए आप थोड़ा थोड़ा अगर रेगुलर प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ से भी आपके ये मार्क्स प्रिपेयर्ड हो जाएंगे. लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स, मैप में क्या क्या आने वाला है उसके बारे में बताया. तो हिस्ट्री के अंदर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया में फॉर लोकेटिंग एंड लेबलिंग आइडेंटिफाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन का कोलकाता, नागपुर, मद्रास, इंपॉर्टेंट, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है. अब बार बार बताने से फालतू का समय खींचने से कुछ होगा नहीं. आप एक बार देख लेंगे यहाँ से आपका मैप का क्या क्या आपको आने वाला है. अब इसकी प्रिस्क्राइब बुक की बात करें तो इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी की, और कॉन्टेम्परेरी इंडिया ज्योग्राफी की, और डेमोक्रेटिक पॉलिटी पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस की, और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी, और टुगेदर टुवर्ड्स अ सेफर इंडिया पार्ट 3 अ टेक्स्ट बुक ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट पब्लिश बाय सीबीएसई. ये आपको बुक्स ले लेनी है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो आप ऊपर की 4 बुक्स तो ज़रूर ले लें. 5 भी आपकी मर्जी है आपको लेनी है या नहीं लेनी, लेकिन 5 और 4 आप ले लें, क्योंकि वो आपको सिलेबस आपका मेन उसी से कवर होगा. प्लीज़ प्रोसीड लेटेस्ट प्रिंटेड. अच्छा, और आप जो है 2021 में नई एडिशन की एनसीईआरटी की बुक्स जो है बनाई गई हैं एडिट करके, और जो प्रिपेयर की गई उसको आप लें तो आपको अच्छा कंटेंट जो नया उसमें डाला गया है वो सब मिलेगा. अब ये सोशल साइंस हो गया. अब मैं आपको हिंदी के
सिलेबस की बात कर लेता हूँ मैं। स्क्रॉल कर लेंगे आप। नाउ स्क्रॉल डाउनिंग। ये आप देख सकते हैं कि ये कोर्स ए जो होता है हिंदी का, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, जो भी आप इंग्लिश में समझ गए, हिंदी में मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 80 मार्क्स का आपका पेपर है, 3 घंटे का आपका पेपर चलेगा। और इसमें आपको अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन, क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है। इसमें आपको आ और बा, अपठित गद्यांश आपके दो सेक्शन, दो आएंगे। पहला जो आएगा, एक अपठित गद्यांश जो है लगभग 250 शब्दों का होगा आपका। विकल्प के बिना आपको हिंट नहीं मिलेगी यहाँ पे। आपको बिना हिंट के, जैसे आपको पैराग्राफ हिंट दे दी जाती है, फिर आप उससे ढूंढ के आप करते हैं और आंसर लिखते हैं, उसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे बिना विकल्प वाला रहेगा। और सेकंड आपका जो अपठित गद्यांश है लगभग आपको 120 शब्द का होगा, जो आपको विकल्प के साथ, जो आपको बाय ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप रहेगा। ये आपका एमसीक्यू वाला, एमसीक्यू मल्टीपल आप मतलब आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसके बेस पर आपका 5 मार्क्स का ये अपठित गद्यांश है। और एक अपठित गद्यांश जो है वो आपका सिर्फ आपको पैराग्राफ मिल जाएगा, आपको देख के उसके आंसर देने होंगे। 10 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न। 16 मार्क्स का ये आने वाला है। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 16 नंबर का ये पेपर होगा, सेक्शन होगा। व्याकरण के बेस पे, ग्रामर के बेस पे। हिंदी में व्याकरण बोलते हैं ग्रामर को। और ये आपका 20 क्वेश्चन पूछे, जिसमें अगर आपको केवल मतलब 20 सवाल और आपको 16 के ही जवाब देने हैं। व्याकरण इसके अंदर पहला जो आपका रहेगा, 4 मार्क्स का जो आपका पेपर इसमें रहेंगे क्वेश्चन, वो रहेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे यहाँ पे। और वाच्य वाच्य लेखन आएगा आपका। इस पे भी आपको ये सब होता क्या है ये आपको सिलेबस में पता लग जाएगा। 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे आपको यहाँ पे। पद परिचय, इस पे भी 4 अंक है, 5 आपको मिलेंगे, 4 करने होंगे। अलंकार, शब्दालंकार, श्लेष अलंकार, अर्थ अलंकार, उपेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार, इन सब के बेस पे 5 प्रश्न आएंगे, आपको 4 करने होंगे। अब थर्ड सेक्शन की बात करें, पाठ्य पुस्तक शिक्षित क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 1 आपका 9th में हो जाता है, क्षितिज भाग 2 जो है 10th में होता है। ये आपकी बुक में से आपका ये आएगा, जिसे आप इंग्लिश सेक्शन में लिटरेचर बोलते हैं। तो इसमें आपका गद्य खंड आएगा। इसमें आपको क्षितिज से निर्धारित पाठ्यों में से, जो आपके क्षितिज बुक में पाठ होंगे, उसमें से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर एकत्रित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी क्षितिज बुक से, जो आपके 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। और क्षितिज से निर्धारित जो है गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु एक एंकी 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको इसके 2 आपके आपसे सजेशन टाइप जो होता है वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 2 मार्क्स का होगा। काव्य खंड की बात करें तो ये आपका काव्य खंड में आपका 14 मार्क्स का काव्य खंड होता है। 14 मार्क्स का काव्य खंड होता है। इसमें आपका क्षितिज से निर्धारित कविताएं, क्षितिज से अभी जो पोएट्री थी उसके ऊपर आपका 7 मार्क्स का मैंने आपको बताया। क्षितिज बुक से पोएट्री मीन्स जो आपके चैप्टर बड़े बड़े होते हैं उनके बेस पे। अब क्षितिज बुक से ही आपके जो छोटे छोटे कहानी जो छोटे छोटी जो पोएम्स होती हैं, कविता होती हैं,
उनके बेस पर आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्षितिज के निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थी का काव्य बोध पर परखने हेतु, मतलब कि विद्यार्थी ने क्या एक्सपीरियंस करा वो सारे कविताओं को पढ़ने के बाद उस पे बेस्ड आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको अपने हिसाब से अपने विचार रखने होंगे, जो आपके 2 मार्क्स यहाँ पे और यहाँ पे आपसे पूछा गया इनमें। खंड बा, का खंड हो गया आपका, का खंड यहाँ पे 14, 16 और 10, ये आ खंड था। तो देख सकते हैं आप 10, 20, 26 और 26, 4 और 40 मार्क्स का आपका हो गया ये। अब खंड बा में आपको क्या करना होगा, गद्य खंड होगा। क्षितिज से निर्धारित पाठ्यों में से, क्षितिज बुक जो है उस बुक में से पाठ, उसके बुक के पाठ में से आप विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब क्या है कि क्षितिज से निर्धारित जो पाठ है उसमें से, उन पाठ में से किसी भी चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया गया, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, 2-2 नंबर के होंगे, 6 मार्क्स का ये होगा। खंड बा में ही इसमें काव्य खंड होगा, स्थिति से निर्धारित कविताओं के आधार, अब यहाँ पे कविता जो थी उनके आधार पर सेम यही 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स के, 6 मार्क्स आपके यहाँ से होंगे। फिर आपका पूरक पाठ्यक्रम कृतिका भाग 2, कृतिका एक बुक है आपकी, भाग 2, इसमें से कृतिका बुक के निर्धारित पाठ्यों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे आपसे। मतलब यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइप आंसर आपको देना पड़ेगा। कृतिका से आपका एक समरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे हमेशा से। कृतिका में आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 4 मार्क्स का आता है यहाँ पे। उसमें ये लॉन्ग आंसर होता है, लिखना होता है आपको इसका। 50 to 60 शब्दों सीमा वाले होते हैं ये। 3 में से 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन की चॉइस मिल जाती है। लेखन आपका आता है, लेखन आपका जो होता है इसके अंदर विभिन्न विषय और संबंधों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदु और आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 मतलब कि जो भी आपके व्यावहारिक जीवन, मतलब जो आपके रेगुलर लाइफ या डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। जुड़े हुए 3 विषय में से कोई भी 3 विषय में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 120 शब्द में अनुच्छेद लेखन यानी एक टाइप का ऐसे लिखना होता है। ये आपका 6 मार्क्स का होता है। फिर अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग आपको यहाँ पे भी एक 5 नंबर का 5 मार्क्स का ऐसे लिखना होता है। फिर उपलब्ध रिक्तित के लिए लगभग 80 शब्दों में से स्वतंत्र लेखन अथवा विदित विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन। अब यहाँ पे ईमेल लेखन आपसे आपको ईमेल पैराग्राफ लिखना है 5 मार्क्स का, वो यहाँ पे आता है। विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन, आपको यहाँ पे विज्ञापन जिसे आप बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट देना है। या तो आप एडवर्टाइजमेंट पे लिख सकते हैं या फिर संदेश लेखन लगभग, या फिर आप संदेश नोट मेकिंग जिसे कहते हैं आप उस पर कर सकते हैं, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट पे। इन दोनों में से कोई भी टॉपिक चूज करके 4 मार्क्स का आपको यहाँ पे लिखना होता है। या तो आपको शुभकामना पूर्व व्यवहारों त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, मतलब यहाँ पे आपको संदेश देना होता है लोगों तक, मोरालिटी आप कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा। फिर अतिरिक्त मूल्यांकन जो होता है आपका, यानी कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है वो आपको सेम जैसे बाकी सब में फॉलो हो रहा है वैसे यहाँ भी फॉलो हो रहा है। कुछ बताने की अलग से जरूरत शायद नहीं होगी मेरे को। क्षितिज भाग 2 एनसीईआरटी जो है और कृतिका भाग 2 एनसीईआरटी जो है, या बुक्स ले लें। और उसके बाद जो नोट करने वाली बात यह है कि निम्नलिखित पाठ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड जो है और गद्य खंड जो है इन चीज़ों से नहीं पूछा जाएगा। ये सब मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि क्या क्या नहीं आने वाला है। अब ये आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट के मैंने सिलेबस आपको बता दिए हैं।
अब नेक्स्ट बात कर लेता हूँ फाइनल आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत के बारे में। उसका मैंने आपको बता दिया था सिलेबस, तो इसकी मेरे को अलग से शायद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हम आप वापस आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे। हाँ, तो अब मैं बता दूं कि आप पेपर के लिए तैयारी करें कैसे। मैंने वैसे आपको सारा कुछ बता दिया है कैसे करना है। आप स्टडी मटेरियल सीबीएसई की वेबसाइट से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ले सकते हैं और खुद के नोट्स बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं और सैम्पल पेपर्स पढ़ सकते हैं। और ई बुक्स, अगर आप बुक्स नहीं खरीद सकते अभी या फिर किसी इशू की वजह से, तो आप ई बुक्स भी ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, आप अपनी तैयारी को चेक करने के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितनी प्रिपरेशन हो गई है और कितना सिलेबस हो गया है। और नेक्स्ट बात करें तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत रिसोर्स आप मिल जाएंगे आपको एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। आप यहाँ से भी गो थ्रू हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्टडी में, ये सब तो आप कर ही लेंगे, लेकिन एक मेजर थिंग मैं आपसे बात करूँ तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब चैनल्स अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं क्लास 10 12 के लिए, तो सबसे पहले तो फिज़िक्स वाला अलक पांडे का एक चैनल है जो आप सभी अच्छे से जानते हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। या बायजूस हो गया, अन अकेडमी हो गया, और भी 2 4 प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं आसानी से। बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको रिसोर्स देने में किसी ने भी कमी नहीं करी है। बस आपको तैयार रहना है और पेपर को फोड़ देना है, पेपर में आग लगा देनी है और पेपर को कैसे भी करके क्रैक करना है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ पास होना है, फुल आउट ऑफ फुल लाने की फुल कोशिश करें और अपनी लाइफ में सक्सेस बढ़ाते रहें और ऐसे ही लाइफ में और आगे बढ़ते रहें आप। तो मैं हूँ सौरभ गुप्ता, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।